रिजॉइस करते हुए। शुरुआत कर रहा हूं, 10 के 10 बल्लेबाज है मेरे पास। बिल्कुल, दूसरी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। अरे वाह, तो कन्विक्शन है, खरीदारी की तरफ ही है। पहला स्टॉक जो मैं मेंशन कर रहा हूं वो है विप्रो का। कल आपने देखा होगा सेकेंड हाफ में काफी हद तक वो नैस्डैक फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि यूएस में तेजी होगी। हालांकि तेजी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई, तब 200-250 पॉइंट ऊपर था, 450 पॉइंट नैस्डैक ऊपर बंद हुआ। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ सेकेंड हाफ में भी क्या, आखिरी के 1-1.5 घंटे में आईटी स्टॉक्स ने लोअर लेवल से गजब की रिकवरी दिखाना शुरू करी है। विप्रो ऑफ इट एक लेगार्ड था, वो $1.5 बिलियन का एक्विजिशन को लेकर कंसर्न थे। कई लोग ये मान रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइसी एक्विजिशन कर डाला है और आईटी कंपनीज जनरली कंसल्टिंग के कारोबार को इजीली डाइजेस्ट कर नहीं पाती, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा हाथ मार दिया है। लेकिन जो न्यू फाउंड एग्रेशन अब विप्रो में नजर आ रहा है, दिसंबर में आपको याद होगा एक और इन्होंने बड़ी डील करी थी, $700 मिलियन का बाय था वो। तो जो न्यू फाउंड एग्रेशन है वो अच्छा लग रहा है। अब कैसे कंज्यूमेट होता है एनीबडी इज गेस, लेकिन कंसल्टिंग, लेकिन बीएफएसआई जिसको लेकर ग्लोबली कहा जा रहा है बहुत तगड़े स्पेंड्स देखने को मिलने वाले हैं, विप्रो ने वहां पे दांव खेला है। तो कल विप्रो भी दिन के लो से रिकवर कर रहा था अंडर परफॉर्मेंस के बाद। मुझे लगता है आज फर्दर गेन्स ईक आउट करेगा और आईटी शायद आज शुरुआत में तो लाइमलाइट पर रहने वाला है। वो कल के स्टॉक मूवमेंट्स दिखाना शुरू कर चुके थे, तो विप्रो के साथ शुरुआत कर रहा हूं। 429-430 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक पे दाव लगाने की सलाह, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये स्टॉक कंफर्ट दे रहा है। अब ये टेस्टिंग टाइम्स होंगे अजीम प्रेमजी के बाद ऋषभ प्रेमजी के लिए। ऋषभ प्रेमजी चेयरमैन है और इस तरह का एक्विजिशन करा है, नेक्स्ट गियर शिफ्ट करा उन्होंने इस कंपनी का। देखते हैं ऋषभ करते क्या है। तो नए सीईओ का नाम क्या है? थेरी डेलापोर्ट ना? आपको तो याद है। अच्छा, मुझसे नहीं पूछा तो मैं ऐसा लगता है किसी ने बहुत पुराना झाड़ है उसको ऐसे पकड़ के हिला दिया हो। तो ये डेलापोर्ट के आने के बाद से विप्रो में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, और डेलापोर्ट के आने के बाद काफी सारी ज्योग्राफीज में नए नए सीईओ अपॉइंट किए जा रहे हैं जो बड़े मार्की नाम है इंडस्ट्री के। ठीक है, देखते हैं विप्रो कैसा पैन आउट होता है और ये एक्विजिशन और ऋषभ प्रेमजी की स्ट्रैटेजीज कैसे प्ले आउट होती हैं। लेकिन अच्छा रहा ये, मुझे लगता है स्टॉक अच्छे गेन्स दिखाएगा अंडर परफॉर्मेंस के बाद। दूसरा थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर मेरा कल भी मन था कि इसको बीटीएसटी के तौर पे खेला जा सकता है, वो है बीपीसीएल का काउंटर। बीपीसीएल में कल लार्ज ट्रेड हुआ, उसका प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। 7% इक्विटी बेची, ट्रेजरी शेयर्स बेचे गए, उसका प्रेशर था। पर ये जो पैसा बेचा है 5-5.5 हजार करोड़ रुपए कल के ट्रांजैक्शन से आ गया। इससे पहले, अब तो ट्रेजरी शेयर्स पूरे खत्म कर दिए इन्होंने, इससे पहले जो ट्रेजरी शेयर्स बेचे थे उसका भी पैसा डोल आउट नहीं हुआ। नुमालीगढ़ रिफाइनरी बेच दी, अच्छे खासे प्रीमियम पे बाजार उम्मीद कर रहा था, उससे ऑलमोस्ट 80-90% प्रीमियम का भाव मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए इस कंपनी को, ईआईएल, ओआईएल और असम सरकार से। तो पैसा बहुत आ गया बुक्स पे। और सरकार की बेसिक स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से 31 मार्च से पहले, खैर इसके तो 25 तारीख को ही मेरे ख्याल से वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, ईजीएम शेड्यूल्ड है। स्ट्रैटेजी होगी ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए, तो इंटर्न सरकार के पास आएगा और शेयर होल्डर्स से मतलब हम सब के पास भी आना है। मुझे लगता है बाजार उस पर फोकस करेगा। तो बीपीसीएल शायद कल के उस दबाव के बाद आज एक रिवर्सल का दिन होगा। प्रदीप कह ही रहे थे कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ रहा है 2 दिनों से, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हालांकि पंप प्राइसेस का आजकल कच्चे तेल के उससे नहीं, सरकार के इंटरवेंशन से ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है बीपीसीएल में आज शायद कुछ गेन्स ईक आउट होंगे, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। होपफुली दिन की समाप्ति तक ये स्टॉक अच्छे खासे इन ग्रीन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो स्क्रीन को देखिएगा, अगर लोअर लेवल से रिकवरी शुरू होती है तो बीपीसीएल में 458-460 तक के जोन्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ओके, तो ये दिग्गज स्टॉक आपके सामने आते हुए, और मैं मिड कैप से शुरुआत करता हूं क्योंकि खबर आ रही है जो आप सुबह सुबह बता रहे थे, गुजरात बोरोसिल को लेकर के सरकार ने जहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इनके लिए लगाई है, और ये जो सीवीडी ड्यूटी लगाई गई है तकरीबन 10% के दायरे में, इसका फायदा स्टॉक को मिलेगा। पिछले कुछ एक सेशन से ये स्टॉक प्रेशर में भी था, तो जाहिर है कि अच्छी खबर आ रही है, तो यहां पर रिकवरी के लिए लेवल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इस सेक्टर को देखें, इस सेगमेंट को देखें, तो वहां पे डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ चूंकि इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अक्रॉस सेक्टर होता है, क्रॉस इंडस्ट्रीज होता है, और जिस तरह से आप इकोनॉमी में पिकअप देख रहे हैं उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो सरकार का सपोर्ट एक के बाद एक इंडस्ट्री को एक्सटेंड होता हुआ, इससे ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली बात आजकल कोई नहीं होती, क्योंकि जाहिर है हमारी सारी कंपनीज सस्ते इंपोर्ट के प्रेशर में आ जाती है, और जब सरकार इस तरह से ड्यूटी लगाकर उनको सपोर्ट करती है तो अगले कुछ क्वार्टर के नतीजे आपको बेहतर होते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि गुजरात बोरोसिल के साथ मैंने शुरुआत की है आज के ट्रेड में, और यहां पर आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। ये तो स्टॉक किस तरह की तेजी दिखाता है, इसके टारगेट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है और आगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो बेहद स्ट्रांग है इस पूरे सेक्टर के लिए। मेरे ख्याल से आशीष भी एक आध और स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसको फायदा मिले इस खबर का, और उन पर भी नजर होगी, तो वो आपको आशीष आगे बताएंगे, और आप मान सकते हैं कि वही मेरा फिर फेवरेट भी होगा, कैप्टन चॉइस भी होगा।
लेकिन एक और सेगमेंट जिस पर मेरी नजर है आज के ट्रेड में, और वहां से आपको दो स्टॉक मिलते हैं, इनफैक्ट दोनों एक साथ ही ले लेते हैं आशीष, इंटरग्लोब और स्पाइस जेट। दोनों एविएशन कंपनीज के स्टॉक अगर आप देखें तो प्रेशर में थे। स्पाइस जेट में पिछले 3 या 4 सेशन में बहुत अच्छी मंदी हुई है बाजार की गिरावट के साथ, और अब यहां पर मुझे लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनेगा। जब कल लोग थोड़ा इनडिसाइसिव थे, कल ये कह रहे थे पता नहीं ये बहुत अच्छा रिकवरी है, दिन के दौरान 200 पॉइंट निफ्टी सुधर गया, टिकेगा या नहीं टिकेगा, ओवरनाइट पता नहीं क्या होगा। तो ओवरनाइट आपको बेस्ट क्यूज मिल चुके हैं और कल छुट्टी भी है। तो ऐसी स्थिति में जिन स्टॉक्स में आपने बहुत दबाव देखा है और अच्छे खासे शॉर्ट्स खड़े हैं, वो अब आज काटते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये वजह नहीं है, वजह दूसरी है। वजह यह है कि जेट एयरवेज के मामले में जिस एफिडेविट का इंतजार था, डीजीसीए को फाइल करना था एफिडेविट, उन्होंने उसमें यह कहा है कि जेट एयरवेज के जो पुराने स्लॉट्स थे वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थे, वो उनको लौटाए नहीं जा सकते। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि एविएशन में स्लॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पे मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ले रहे हैं, तो आप पाएंगे कि सुबह 7 से 8 के बीच में ज्यादातर लोग फ्लाइट लेना चाहते हैं ताकि वो काम के वक्त अपनी मीटिंग के लिए बिल्कुल वक्त पे दिल्ली पहुंच सके, या दिल्ली से मुंबई आना चाहें, और तमाम बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। वो प्राइम स्लॉट्स इनके हाथ से निकल गए हैं, और वो कहां गए हैं? वो जाहिर है कि स्पाइस के पास आए हैं या इंटरग्लोब के पास आए हैं। तो अब अगर जेट को ये स्लॉट्स वापस नहीं मिलने, तो सबसे लुक्रेटिव, सबसे अच्छी मार्जिन, सबसे अच्छा आप कह सकते हैं जो टर्नओवर देखने को मिलता है, भरी हुई प्लेन जाती है, वो ये सेगमेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कच्चा तेल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, और आप जानते हैं कि जो एटीएफ के दाम हैं वो तो रेगुलेट होते नहीं है सरकार की ओर से, वो फ्री होते हैं मार्केट पे, तो क्रूड के साथ चलते हैं। और एक थोड़ा डीलर्स का ये मानना है आशीष कि $70 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और प्रेशर बढ़ रहा है जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर कि 70 के ऊपर दुनिया की इकोनॉमी के लिए संभालना बड़ा मुश्किल है। तो अब आप कुछ तो करो, सप्लाई बढ़ाओ। और ऐसी स्थिति में अगर क्रूड यहां पे अटकता है और करेक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वो एक एडिशनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो और स्टॉक होंगे। अरे वाह, दोनों इंटरेस्टिंग कंपनीज रडार पे रखिएगा। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और सोलारा एक्टिव फार्मा, दोनों खरीदारी करने के कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज इसीलिए क्योंकि एवरेस्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस का विलय को शायद मंजूरी मिल चुकी है। कल किसी एक्सपर्ट ने आपको चैनल पे एचआईएल पे बहुत एग्रेसिव बेट दिया था कि ये स्टॉक यहां से बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम्स कमांड करता हुआ आपको नजर आएगा। एचआईएल खैर वैसे ही वो स्टॉक है जो साल के रोज से गजब का इंडस्ट्री लीडर था। एवरेस्ट में भी हमने देखा अच्छे खासे मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ। इस तरह की कंपनीज को डाप रखिएगा। एवरेस्ट खरीदारी करने के मौके, सोलारा एक्टिव फार्मा स्पेसिफिकली इसलिए कि ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासा मीनिंगफुल करेक्शन आया था, और कल प्रमोटर्स ने बहुत सारे प्लेज शेयर्स जो थे, जो एक कंसर्न बना होता है स्टॉक को लेकर, रिलीज कराए, छुड़वाए हैं, गिरवी रखे शेयर हटाए गए। सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए अच्छी खबर, इसीलिए 1260 1265 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। मेरे ख्याल से एक स्टॉक और है, उसके बाद डिपेंडेबल की बारी है, तो मैं एक स्टॉक और बताता हूं, फिर आप कंप्लीट कर देना 5। मैक्स वेंचर्स, अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ रहा है धीरे धीरे। मैक्स फाइनेंशियल्स में आप नोटिस कर रहे होंगे प्रमोटर्स अपना स्टेक खुले बाजार में छोड़ रहे हैं। वो सारी ग्रुप एंटिटीज का रब ऑफ बड़ा पॉजिटिव है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स की तो बुरी खबर है। एक खबर अच्छी आई थी, एक्सिस के साथ वो हरी झंडी मिल गई डील को लेकर। फिर खबर आई कि भाई प्रीमियम अच्छे कमांड कर रहे हैं बाजार में। इस फरवरी महीने में अच्छी खासी ग्रोथ आई, 31-32% की इंश्योरेंस प्रीमियम्स में इस कंपनी के। पर उसके बावजूद कल जब सारी इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी, ये एकदम फ्लैट था मैक्स फाइनेंशियल्स का स्टॉक। वो इसीलिए था क्योंकि प्रमोटर्स, जो कि मैक्स वेंचर्स एंड होल्डिंग कंपनी है, उसने माल छोड़ना शुरू करा है खुले बाजार में। तो उसके लिए पूरी खबर, लेकिन मेरे को लगता है ग्रुप एंटिटीज को डाप रखना, खासतौर पर मैक्स वेंचर्स को। ये स्टॉक शायद 65 तक की तैयारी कर रहा होगा। ओके, तो मैक्स ग्रुप पे काफी ज्यादा एक्शन है, और इसके साथ साथ अब चलिए मैं अपने दो स्टॉक आपको बताता हूं। मेरा अगला स्टॉक होगा भारत गियर्स। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और इस पे नजर इस तरह से पड़ी कि कल आपने एक एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज पे सुनी थी, मयूर यूनिकोटर्स के साथ डील्स होती हुई बड़ी कंपनियों की। पहले इनको मर्सिडीज से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और अब टेस्ला की बात हो रही है। तो मैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैंने ऑटो एनालिस्ट से कुछ बात की, तो मुझे जो थीम समझ में आई वो ये कि ऐसी कंपनियां ऑटो एंसिलरी में जिनका इस्तेमाल होता रहेगा भले ही आप ईवी पे शिफ्ट हो जाए। तो जो डीजल पंप या उस तरह की चीजें बनाने वाली कंपनीज हैं, अगर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जिनको इस तरह से दुनिया की कंपनियों के आने का भी फायदा होगा,
उनमें से इस कंपनी का नाम साफ तौर पे सामने आ रहा है। और इसने दरअसल पिछले हफ्ते ही क्रिसिल का एक अपग्रेड भी आया हुआ है, रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो छोटे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में जहां पर रेटिंग एजेंसीज जो जिनके बारे में आमतौर पे हम कहते हैं कि वो बड़ा कंफर्मेशन लेके आती हैं, ब्रोकरेजेस तो तुरंत अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन रेटिंग के अपग्रेड का मतलब है कि वाकई अंदर से आपको सुधार देखने को मिल रहा है। इस वजह से स्टॉक पे मेरी नजर पड़ी और इसका दिसंबर का नतीजा ऑलरेडी एक टर्न अराउंड दिखा रहा है। तो आगे आपको एनालिस्ट मानते हैं कि बेहतर चाल देखने को मिल सकती है। इसलिए भारत गैस वो स्टॉक होगा जिसको फायदा होने की उम्मीद साफ तौर पे नजर आती है इस वक्त, इस नई थीम के चलते जहां पे दुनिया भर की कंपनियों की नजर हमारे ऑटो मार्केट पे है। और साथ ही साथ स्क्रैपेज पॉलिसी की बातें तो आप सुन ही रहे हैं। वक्त थोड़ा कम है तो चलिए थोड़ा जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अगला स्टॉक जिस पे मेरी नजर है वो है 5 पैसा कैपिटल। यहां पर खरीदारी की राय इसलिए बन रही है क्योंकि कल हमने देखा बाजार का वॉल्यूम करीब 15% बढ़ गया कैश मार्केट में, और जिस तरह से एक के बाद एक डील्स हो रही हैं तो जाहिर है कि वॉल्यूम इसके चलते बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनीज पैसे उठाने के लिए आ रही हैं, वो वॉल्यूम और हेड हो रहा है। और आईपीओ के जरिए जिस तरह से लगातार पैसे उठाए जा रहे हैं, आजकल तो लगता है हर रोज 2-3 आईपीओ फाइल हो जाते हैं, उसकी खबरें हमारे पास हर रोज आ जाती हैं। एक के बाद एक आईपीओ खुलते भी जा रहे हैं और आपको इस हफ्ते और अगले हफ्ते लगातार आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे। तो इसको देखते हुए ये जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आशीष, मेरे जानने वालों में, जो आमतौर पे सेकेंडरी मार्केट में पैसे नहीं लगाते, लेकिन जब कोई अच्छा आईपीओ आता है तो मुझे फोन आता है इसमें पैसे लगा दूं क्या। तो इनके लिए तो अच्छी बात है, नए कस्टमर मिल रहे हैं इनको, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट खोले तो आप आईपीओ में पैसे लगा नहीं सकते। इसलिए ब्रोकरेज कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो बिल्कुल सीरीज ऑफ आईपीओ आपके सामने फिलहाल बनते हुए नजर आ रहा है। और इस थीम पे मैंने स्टॉक को ढूंढा है, तो यहां पर उम्मीद करनी चाहिए कि इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आप बोलते रहिए, बाजार को सुनने में आपको अच्छा लगेगा, मैं फटाफट कर रहा हूं, आप बताते रहिए सारे स्टॉक्स के बारे में। मिस्टर डिपेंडेबल आपकी स्क्रीन पर आने, अब एक एक करके हम दोनों के। मेरा तो नाल्को है। नाल्को में ध्यान रखिए बायबैक आज बंद होने जा रहा है, मुझे लगता नहीं उसमें गवर्नमेंट के अलावा कोई भी और सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसी भाव के आसपास तो उसका टेंडर प्राइस है। पर बैलेंस शीट पे बहुत कैश पड़ा हुआ है नाल्को के, 380-400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स, 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश, 1900 करोड़ रुपए के आसपास का बैंक बैलेंस, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होगी, अराउंड अबाउट उतना पैसा इस कंपनी की बुक्स पर ऑलरेडी है। तो बायबैक के बाद सरकार और पैसा ईक आउट करना चाहती है 31 मार्च से पहले। तो अब 15 मार्च यानी कि मेरे ख्याल से कमिंग मंडे फिर से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है, जिसमें अभी इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो नाल्को को रडार पर रखना। और कल सारे के सारे मेटल्स में प्रेशर था, जाते जाते ये शायद स्टॉक भी 3.5-4% का दबाव था। आज मेटल्स हाई बीटा बाजार की मूड के साथ शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन उसमें सिलेक्टिवली नाल्को पे था। उड़ीसा की याद आ गई, उड़ीसा में बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार। हाँ, उड़ीसा काफी साल हो गए कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने फिर जाना चाहिए। चलिए चलेंगे, लेकिन मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक मैं आपको बता देता हूं, और वो स्टॉक जो हमने चुना है वो है एसएच केलकर। यहां पर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुनने की जो वजह है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बाजार में इस समय किस सेक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, केमिकल सेक्टर की हो रही है, क्योंकि अनुपम रसायन एक आईपीओ है जो शुक्रवार को खुलने जा रहा है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक और आईपीओ है जो सोमवार को खुलने जा रहा है। तो आईपीओ मार्केट में जिस सेक्टर के स्टॉक आते हैं, आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं यहाँ पे कितना स्कोप है और खरीदारी के कितने मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। उस लिहाज से एसएच केलकर एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी वक्त से हमारे एनालिस्ट के रडार पे रहा है, और इस पर काफी ज्यादा कवरेज हमने आते हुए देखा है। तो एसएच केलकर इस समय आपको इस पूरे ट्रेंड का फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। इस कंपनी में जो डिटेल्स आप नजर डालेंगे तो एफएमसीजी, फार्मा और कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो फ्लेवर्स और दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल किस्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इनके इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। ये वो सेगमेंट्स हैं जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो उस लिहाज से ओवरऑल इस ट्रेंड का फायदा भी ऐसी कंपनी को मिलता है। एक खास बात यह है कि ये कंपनी दरअसल ग्लोबली प्रेजेंट है, क्योंकि एम्स्टरडैम, मिलान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन हर जगह पे इनके डेवलपमेंट सेंटर है। तो बिल्कुल वो कहते हैं कि मार्केट में रह के, क्लाइंट के पास रह करके काम करते हैं और ग्लोबल ट्रेंड के साथ जुड़े रहते हैं। 4 यूनिट इंडिया में है तो 2 विदेश में है, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी। और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड में देख रहा था, मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुनने की वजह, इन्होंने पिछले 5 साल में अपनी जो टर्नओवर है उसको डबल किया है, और ब्लैकस्टोन करीब 10% से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं इसमें, जो कि बहुत बड़े निवेशक हैं। तो जाहिर है कि अगर एक इतना बड़ा निवेशक 10% हिस्सा लेकर के बैठा है तो उनको लगता है कि ये डिपेंडेबल हैं, और इसलिए
ऐसे बड़े निवेशक की पसंद को चुनना जाहिर तौर पे आपके लिए एक आसान फैसला होता है। तो एसएच कर इसी वजह से इस वक्त मेरे रडार पे है। मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स यानी कि फ्री हिट और पिंच हिटर्स की करेंगे बात। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। और स्टॉक 2020 में अब आ रही है आपको अगले 2 स्टॉक्स बताने की। तो जिस सेगमेंट पे, जिस थीम पे हमारी नजर ब्रेक के पहले बनी हुई थी, यानी केमिकल, क्योंकि वहां पे लगातार एक के बाद एक कतार लगी हुई है नए इश्यूज की, तो जाहिर है कि सेकेंडरी मार्केट में तिरुमलाई केमिकल जैसे जाने माने स्टॉक पर आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए। इस स्टॉक पे जो मैंने रिसर्च की, दिसंबर क्वार्टर में ऑलरेडी इसने काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया और जो डिमांड में थोड़ा बहुत डिसरप्शन था वो ट्रैक पे आता हुआ नजर आया। शानदार क्वार्टर इन्होंने पेश किया और उस लिहाज से यहां पे आगे चलते हुए चूंकि रिकवरी और तेज हो रही है। और देखिए ये जो कंपनी है ये किन किन इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। ये प्लास्टिक को सप्लाई करती है, ये पेंट्स को सप्लाई करती है, ये फूड सेगमेंट को सप्लाई करती है, ये कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल, अक्रॉस सेक्टर्स इनके जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकवरी के साथ साथ इन सारे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ रही है और उसका पूरा का पूरा फायदा आपको इस तरह के स्टॉक्स में नजर आएगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनके नतीजे पे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं 34 देशों को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जाहिर है कि इस समय जो आप केमिकल की थीम देख रहे हैं, ना केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय कंपनियों ने अपना लोहा मनाया है। और ये बहुत ही पुरानी कंपनी है इनफैक्ट, लेकिन नए मौके इसको अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां पर स्टॉक पे हमारी नजर है। और दूसरा स्टॉक जिस पर इस वक्त मेरी नजर बनी हुई है वो स्टॉक होगा एक छोटी केमिकल कंपनी, एक बार फिर से इसका नाम है दाइइची कारकारिया। और यहां पर नजर इस वजह से पड़ी क्योंकि देखिए कभी कभी किसी कंपनी के लिए एक के बाद एक मुसीबतें सिर पे आ जाती हैं। इन्होंने एक्सपेंशन पूरा किया और कोविड आ गया, उसके बाद कोविड से निकल रहे थे तो प्लांट में आग लग गई। अब वो सब कुछ इनके पीछे है। प्लांट में जो नुकसान था वो इंश्योरेंस से रिकवर हो रहा है। इस समय 50% कैपेसिटी चल रही है और उस 50% कैपेसिटी पे ये 100% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। यानी इतनी डिमांड है जो करंट कैपेसिटी में पूरी की जा सकती है। अब वो जो बढ़ी हुई कैपेसिटी अटक गई है ये वापस कब आएगी? कंपनी ने जो अपडेट दिए हैं वो मैंने देखे, उन्होंने कहा है कि जून में वो इसको कंप्लीट करने की उम्मीद करते हैं। यानी सितंबर क्वार्टर से, यानी जुलाई महीने से, ये आप कहिए जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर से इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर है कि जब इस वक्त कंपनी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, जो कि क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है, तो जाहिर है कि जैसे ही पूरी की पूरी कैपेसिटी का ये इस्तेमाल कर पाएंगे तो वहां से आपको टर्नओवर और बेहतर होता हुआ नजर आएगा और इसका पूरा फायदा आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा। तो एक बहुत मेजर डी रेटिंग हुई है। अभी तो आप शायद नहीं देख सकते, लेकिन आगे जब आप लंबा चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगातार किस तरह से स्टॉक की पिटाई हुई। और अब चूंकि वो रिकवरी के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी खबरें बनती हुई नजर आ रही हैं और सेक्टर में तो खैर अपने आप में उत्साह देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक पर मेरी नजर पड़ी। आगे आपको आशीष पुराना चार्ट दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये डाइची साइन की मतलब डाइची है कि कुछ और है? ये मिलता जुलता है। ठीक है, तो रडार पर रखिएगा इस कंपनी को। इंटरेस्टिंग है सारे स्टॉक्स। दीपक फर्टिलाइजर, कई दिनों से मैं मेंशन कर रहा हूं, पिछले 2-2.5 हफ्ते से जो प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है, कल फिर प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है। अच्छा, कल जब मैंने टीम में लिया था मैंने कहा था 50,000 शेयर्स और खरीदे, उससे पहले 40,000 शेयर्स खरीदे, तब मैंने मेंशन नहीं करा था। शुरुआत जब करी थी तो 1.25 लाख शेयर्स खरीदे थे। उसके बाद ऑलमोस्ट हर दिन यहां पे जो इस कंपनी का प्रमोटर है रोबोस्ट मार्केटिंग सर्विसेज खरीदारी कर रहा है। कल फिर खुले बाजार से बाइंग की अपडेट आई है। इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। जिस तरह से प्रमोटर्स की एग्रेसिव बाइंग चल रही है, कुछ ना कुछ मुगाहट है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस इवेंचुअली दिखाना चाहिए। पूर्वांकरा रियल एस्टेट को तो रडार पर रखना है इस साल 2021 के बचे हुए हिस्से के लिए। पूर्वांकरा इसीलिए क्योंकि आज बहुत तगड़े अप मूव्स, उसके बाद गजब का कंसोलिडेशन बहुत टाइट बैंड में होता हुआ पूर्वांकरा इवेंचुअली लग रहा है चलने की तैयारी कर रहा है। खबर भी अच्छी आ रही है। पूर्वांकरा ने, आपको याद होगा, कल वो मुंबई में एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, और 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800,000 करोड़ रुपए भुना पाएंगे रेवेन्यूज के तौर पे। तो इंटरेस्टिंग है, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स में पूर्वांकरा मुंबई के बाजार में री एंटर करता हुआ मुझे लगता है 82 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और फिर टीम्स का क्विक रैप अप।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब बारी आपको बताने की आज आखिर के दो स्टॉक्स जो मेरी टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है विनाइल केमिकल। तो केमिकल स्टॉक्स जैसे हमने आपको लगातार चुनकर बताए हैं, ऐसे केमिकल स्टॉक्स जहां पे अच्छे करेक्शन के बाद एंट्री के मौके मिल रहे हैं और आईपीओ मार्केट के बज़ का असर है। इसके साथ साथ आप देखिए आज जो कच्चे तेल में गिरावट आ रही है उसकी वजह से आपको दिग्गज कंपनियों पे नजर होगी। मिसाल के तौर पे आप एशियन पेंट्स पे रिकवरी देखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पिडिलाइट एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आप रिकवरी देखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये जो विनाइल केमिकल है ये दरअसल पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है। पिडिलाइट को वैम सप्लाई करती है, पिडिलाइट की सप्लायर है। तो पिडिलाइट में जिस तरह से करेक्शन हुआ उसके साथ साथ ये भी नीचे आया। अब अगर कच्चे तेल की गिरावट और जैसे कि आशीष आपको बता रहे हैं रियल एस्टेट में अच्छी खबरें आती हुई, चाहे वो पूर्वांकरा हो चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, उसका फायदा पिडिलाइट को मिलेगा तो विनाइल केमिकल आपको यहां पर वैसा ही एक उछाल बनाकर दे सकता है। इसलिए एक अच्छे करेक्शन के साथ यहां पर विनाइल केमिकल वो स्टॉक है जिस पर मेरी नजर है। और वक्त थोड़ा कम है तो जल्दी से अंतिम स्टॉक बता देता हूं, फिर आशीष अपने दो स्टॉक बताएंगे। अंतिम स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है जोडिएक क्लोथिंग। और यहां पर अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छे करेक्शन के बाद जो खबर सामने आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पैरी वॉशिंगटन इंडिया मास्टर फंड एक फंड था जिसका यहाँ पे हिस्सा था और वो सेलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से आपको दबाव देखने को मिल रहा था। तो उनके पास जो आखिर के 2.3% शेयर बचे थे वो भी उन्होंने बेच दिए हैं। तो अब जाहिर है कि ये एक सप्लायर का एक सेलर का जो ओवरहैंग होता है मिड कैप स्टॉक में वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जाहिर है कि बड़ा लॉट जब भी बिकने के लिए आता है तो रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर इसको सपोर्ट नहीं कर पाते बाजार में। और जब बाजार का मूड भी इतना खराब हो तो जाहिर है कि अब ये ओवरहैंग निकल गया, एक बड़ा दबाव निकल गया। और उसके बाद जोडिएक एक जाना माना ब्रांड है। मुझे पता नहीं मेरे और आशीष के शर्ट में से कौन सा जोडिएक का है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन काफी पहनी है इसकी, बिल्कुल बहुत ज्यादा। हमारे वार्डरोब में इनफैक्ट काफी सारे जोडिएक के शर्ट, अगर आप रेडीमेड शर्ट हम जब लेने जाते हैं तो काफी प्रोविडेंट ब्रांड है जिस पर हमारी नजर है। और ये भी ऐसी कंपनी है जो कोरोना काल से बाहर आ रही है, प्रोडक्शन के अपने कारोबार के लिहाज से भी और भाव के लिहाज से भी। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर कि बड़े फंड ने फाइनली अपने हाथ पूरे झाड़ लिए, तो यहाँ पर मौका बनता है बाउंस का। सप्लाई ओवरहैंग खत्म होता हुआ, ठीक बात। शुरुआत करी थी, अच्छा प्रदीप ने उसकी गुजरात बोरोसिल की बात करी, तो बोरोसिल रिन्यूएबल को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गुजरात बोरोसिल तो खैर आज सर्किट की तरफ मूव करेगा, लेकिन उसका रब ऑफ ग्रुप एंटिटीज पे पड़ेगा, इसीलिए ये स्टॉक रडार पे 270 के टारगेट। प्रदीप ने पूरी खबर आपको समझा दी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज अच्छी तेजी दिखाएगा। और शुरुआत करी थी आईटी की एक दिग्गज कंपनी विप्रो के साथ, खत्म कर रहा हूं टीम को एक और आईटी मेजर के साथ, वो है इन्फोसिस। तो विप्रो का तो रैशनल समझाया था, लेकिन आज आईटी शुरुआत में अच्छे अपटिक्स और कल के गेन्स को कंसोलिडेट करता हुआ शायद नजर आए, इसीलिए 1385 के लेवल्स इवेंचुअली। लेकिन मुझे लगता है पहले 1370 75 तक के जोन तक के टारगेट्स रखिएगा। अगर गेन्स आते हैं तो स्ट्रेट स्टॉप से साथ, अदरवाइज जहां मुनाफा मिले। कल फिर छुट्टी है, उसके बाद एक दिन फ्राइडे को लौट के आएंगे, फिर 2 दिन की छुट्टी पे जाना है, जहां मुनाफा है बांध लीजिएगा। मेरी 10 की टीम प्रदीप आपकी स्क्रीन पे 10 के 10 बल्लेबाज है, क्या पसंद आ रहा है? बहुत मुश्किल है। विप्रो, एवरेस्ट में भी एक पिडिलाइट कनेक्शन है। एवरेस्ट में पिडिलाइट, अच्छा वो रियल एस्टेट वाला मैनेजमेंट, और काफ़ी मुश्किल है चुनना। लेकिन मुझे लगता है ये आज बोरोसिल रिन्यूएबल पे नज़र होनी चाहिए फाइनली, क्योंकि एक तो इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, दूसरे देखिए रिन्यूएबल्स अपने आप में आप जहां नज़र डालिए वहां पर आपने कल देखा टेस्ला की जो खबर का असर किस तरह से आपको देखने को मिला मयूर यूनिकोटर्स पे। और ये तो सीधे तौर पे उस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है जो आपको सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। तो बेस्ट पिक तो यही नजर आ रही है। आज सुबह नीरज ने एक गवर्नमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें रिन्यूएबल्स पे बहुत तगड़ा फोकस करने की तैयारी हो रही, तब ये स्टॉक रडार पे आया। और इनकी टीम में खैर जो मैं चाहता था, गुजरात बोरोसिल गजब का मूव दिखाएगा, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी वो लगाई गई है। मुझे लगता है वो ऑब्वियस है कि ये कंपनी सर्किट पे हिट करती हुई नजर आएगी और फिर उसके करीब जाती हुई नजर आएगी। तो ये आउट परफॉर्मर है आज का, इस पे दाव लगाएंगे। बस देखना ये कितना गैप अप होता है, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास बचता है उस गैप अप के बाद। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, एक्सपायरी का दिन 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूं। शुरुआत करी आईटी एक दिग्गज विप्रो के साथ, जहां पे खरीदारी करने का मन। कल दिन के लो से क्रॉस आईटी हमने देखा था, आखिरी के लेग में बाजार में लो लेवल से रिकवरी आ रही थी। नैस्डैक का जो फ्यूचर हमने डाइजेस्ट करा था उससे कहीं ज्यादा तेजी यूएस में भी है, तो आईटी थोड़ा लाइमलाइट पे लौटता हुआ। मुझे लगता है पिछले कई दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक अब चलना चाहिए, तो इसीलिए खरीदारी करने का मन। अंडर परफॉर्मेंस था क्योंकि $1.5 बिलियन का एक्विजिशन करा था। बीपीसीएल कल का लास्ट ट्रेड स्टॉक पे वे कर रहा था, 4-5% का दबाव था, लेकिन ध्यान रखें 5-5.5 हजार करोड़ रुपए कल की ट्रेजरी शेयर सेल से मोबिलाइज कर लिए।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी के एग्रेसिव पैसा मिल गया है, उम्मीद से कहीं अच्छा पैसा मिला है। इससे पहले ट्रेजरी सेल्स का पैसा अभी भी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है। ये सब निकलना है बुक्स के बाहर, शेयर होल्डर्स के पास आना है। इसीलिए अब बीपीसीएल रडार पर। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट आउट परफॉर्मेंस, HIL में गजब की री-रेटिंग, और एवरेस्ट ने कंसोलिडेशन जो अमेलगमेशन कर रहा है उसको हरी झंडी। सोलारा एक्टिव ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, गिरवी रखे काफी सारे शेयर्स कल के डिस्क्लोजर में प्रोमोटर ने छुड़वाए। इसीलिए मैक्स वेंचर्स, क्योंकि वो मैक्स ग्रुप एंटिटीज रडार पर है, मैक्स फाइनेंशियल्स में स्टेक सेल हो रहा है प्रोमोटर्स की तरफ से, इनके लिए पॉजिटिव खबर है। ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर चुके हैं। नाल्को बायबैक लार्जली मेरे को लगता है सरकार के अलावा तो अनसक्सेसफुल रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट पे तगड़ा कैश है 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उसको और स्क्वीज आउट करने के लिए 31 मार्च से पहले बोर्ड मीट आ गई है, मंडे को शेड्यूल्ड है, तो नाल्को डिविडेंड पे अब विचार करने जा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर बहुत एग्रेसिवली प्रोमोटर्स रोज खरीदारी कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कल भी 1.5% 2% स्टॉक ऊपर था, अभी भी मुझे लगता है रडार पर रखना है स्टॉक को। कल फिर प्रोमोटर्स का डिस्क्लोजर है, 25-30 हजार शेयर और खरीद लिए बाजार से। पूर्वांकरा, क्योंकि बहुत अच्छे अपमूव्स के बाद बढ़िया कंसोलिडेशन और लग रहा है फिर से चलने की तैयारी, और मुंबई में एक बड़ा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिससे 800-900 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की कंपनी कोशिश कर रही है। पावर प्लेस के तौर पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल ग्रुप एंटिटी शायद आज रडार पर रहेंगी। गुजरात बोरोसिल जो प्रदीप अभी खबर समझाएंगे उसके चलते, इसलिए सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अच्छा अपमूव दिखाएगा। और आईटी के साथ ही टीम की वापस समाप्ति, एक और दिग्गज आपकी स्क्रीन पर, इन्फोसिस, दांव लगाने की सलाह। गुजरात बोरोसिल, जैसे कि आशीष आपको बता रहे हैं, यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है सरकार ने, तो उसका पूरा फायदा मिलता हुआ न केवल इस कंपनी को बल्कि इससे जुड़ी हुई दूसरी कंपनियों को भी नजर आएगा। इंटरग्लोब और स्पाइस जेट पे नजर, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कुछ नीचे आने का फायदा तो इनको मिल ही रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से DGCA ने यह कहा है कि वो जेट को उनके स्लॉट नहीं लौटा रहे, तो जाहिर है कि काफी अट्रैक्टिव, काफी मुनाफे वाले स्लॉट्स हैं जो इन कंपनीज के पास बने रहेंगे। तो ये अच्छी खबर आती हुई भारत गैस, कल हमने खबर सुनी कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज भारत में आ रही हैं और उसके चलते वो टाइप्स करने की कोशिश कर रही हैं घरेलू कंपनीज के साथ। 5 पैसा पे नजर होगी और दूसरे ब्रोकरेज स्टॉक्स पे भी, क्योंकि कल हमने मार्केट में वॉल्यूम में करीब 15% का इजाफा देखा और वॉल्यूम लगातार बढ़ता हुआ। साथ ही साथ IPO मार्केट में जिस तरह की हलचल है, तो इन तमाम ब्रोकिंग कंपनीज के लिए लगातार अच्छी खबर। हर रोज आजकल एक IPO खुल रहा है और 2 नए IPO फाइल हो रहे हैं, वो अपडेट आपको कार्यक्रम में आगे आशीष देंगे। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो IPO हमारे रडार पे है वो खास तौर पे केमिकल सेक्टर से है, शुक्रवार और सोमवार के लिए, इसलिए इस सेक्टर की कंपनीज को चुना है। तो डिपेंडेबल के तौर पे SH केलकर पे नजर पड़ी, जहां पे आप फिलहाल काफी अच्छा नतीजा दिसंबर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तिरुमलाई केमिकल जो 34 देशों को केमिकल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, और साथ ही साथ दाइची करकरिया, जहां पे एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान अमल में आता हुआ नजर आने वाला है अगले क्वार्टर और उसके बाद के क्वार्टर में। और साथ ही साथ विनाइल केमिकल जो कि पिडिलाइट ग्रुप की केमिकल कंपनी है, उसको सप्लाई करने वाली। तो जाहिर है कि कच्चे तेल का जो फायदा होगा पिडिलाइट, एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स को, तो इनसे जुड़ी हुई कंपनीज को भी आप एक नजर पे रखेंगे और वहां पर उछाल आने की गुंजाइश बनेगी आज के ट्रेड में अच्छे करेक्शन के बाद, इसलिए वो स्टॉक्स चुने हैं हमने। और साथ ही साथ ज़ोडिएक क्लोथिंग पर नजर है आखिर में फ्री हिट के तौर पे, क्योंकि यहां पर एक बड़ी सप्लाई खत्म हो गई है। फंड ने बचा खुचा अपना 2.25% हिस्सा भी बेच दिया है और इसलिए राहत का रुख आने की उम्मीद है। तो यह है वो 10 के 10 स्टॉक जो आज मैंने अपनी टीम में शामिल किए। सारे के सारे बल्लेबाज आपको आज दोनों ही टीमों में नजर आ रहे हैं।